हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हमने सबसे पहला चैप्टर शुरू किया था विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में हमने लगभग 4 या 5 टॉपिक को क्लियर किया था और बहुत ही आसानी से आपको समझाया था। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं उसके आगे के टॉपिक को। तो सबसे पहले हम जान लें, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो हम इसमें सबसे पहले टॉपिक के देखेंगे जो है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। आवेश संरक्षण का सिद्धांत या नियम। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं। तो याद रखेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत में हमें बताया गया कि जो आवेश होता है, किसी भी विलगित निकाय में जो आवेश होता है वो नियत होता है। ठीक है, मतलब आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार हमें बताया गया कि किसी विलगित निकाय में आवेश, जो कुल आवेश होता है वो नियत होता है। क्या कहा गया कि किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश होता है वो क्या होता है, वो नियत होता है। ये हमें बताया गया ये कि किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश होंगे वो क्या होंगे, नियत होंगे। मतलब यदि आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमसे कोई पूछ ले तो हम क्या कहेंगे, आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश क्या होता है, नियत होता है। उसे हम क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत यही कहलाता है। तो इसे तो हमें पता नहीं चला कि किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो आवेश संरक्षण के सिद्धांत जिन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि जो आवेश होते हैं वो तो न तो उसे उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उन्हें नष्ट किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में या एक पदार्थों से दूसरे पदार्थों में क्या किया जा सकता है, रूपांतरण किया जा सकता है। यही उन्होंने बताया और उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम ये कह देते हैं कि किसी विलगित आवेश में, किसी विलगित निकाय में जो कुल आवेश होते हैं वो नियत होते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, इसका हम जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में हमें क्या बताया गया कि जो आवेश होता है, यही बताया गया कि जो आवेश होता है उसे न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही उसे उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को, जो आवेश होते हैं, बल्कि आवेशों को एक रूप से क्या किया जा सकता है, आवेशों को दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, किसको, आवेश को। तो यहाँ से हमें आवेश संरक्षण का सिद्धांत समझ में आ गया कि आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ठीक है, तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत यदि आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, आपको और अच्छे से अगर एग्जाम में आ जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो आप यही लिखेंगे कि आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत होता है। इसके बाद लिखेंगे अर्थात। अर्थात कहने का मतलब है कि इसको आपको समझाना है। अर्थात कहने के बाद आप ये लिखेंगे कि आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है या बदला जा सकता है या रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं सीक्वेंस में और धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप जो नोट्स है अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत जो है बड़ा है, लिखवाऊंगा तो टाइम लगेगा। तो आप क्या लिखेंगे, आवेश संरक्षण के सिद्धांतों के अनुसार किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत होता है, अर्थात आवेशों को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है, बल्कि आवेशों को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, यही है आवेश संरक्षण का सिद्धांत।
तो आशा करते हैं दोस्तों कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 फिजिक्स का, जो है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है इसे हम समझते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कूलाम के नियमों की सीमाएं, कि उनकी सीमाएं कौन कौन सी है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, अब हम देखेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरा टॉपिक देखते हैं, कूलाम का नियम। ठीक है, तो कूलाम का नियम है क्या, इसे हम समझते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, आपको क्लास 10th में भी बताया गया था कूलाम का नियम, और इसमें भी क्लास 12th में बताया जा रहा है। कूलाम का नियम यही है दोस्तों कि सबसे पहले इसको हम फिगर से समझते हैं। कूलाम ने क्या किया, दो बिंदु आवेश लिए। ठीक है, कूलाम ने क्या किया, दो बिंदु आवेश लिए, एक Q1 और एक Q2। कूलाम ने क्या लिया, दो बिंदु आवेश लिए Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी रखा इन्होंने R रखा। ठीक है, तो इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला बल है वो F है। ठीक है, हमने क्या कहा कि कूलाम ने दो बिंदु आवेश लिए। कौन से आवेश लिए, तो ये भी याद रखेंगे, दो बिंदु आवेश। ठीक है, याद रखेंगे, इन्होंने बिंदु आवेश लिए जो है Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या लिए, R लिए। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है F। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण क्यों कह रहे हैं कि यदि ये दोनों सजातीय होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और यदि दोनों विजातीय होंगे तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। सजातीय का मतलब तो समझते हैं ना, यदि सजातीय का मतलब यह है कि यदि यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस तो ये दोनों सजातीय हो गए, या यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा तो ये दोनों सजातीय हो जाएंगे। ठीक है, और जब सजातीय होते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं, ये दोनों को दूर फैलाते हैं। परंतु ठीक है, परंतु यदि यहाँ पे माइनस हो जाए और यहाँ पे प्लस हो जाए तो ये दोनों विजातीय हो गए। विजातीय का मतलब क्या हो गए, इन दोनों का आवेश क्या हो गया, आवेश परिवर्तित हो गया, आवेश दोनों का अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये दोनों पास आएंगे। ठीक है, तो इनके बीच क्या लगेगा, जब विजातीय होंगे तो इनमें आकर्षण बल हो लगेगा, और जब सजातीय होंगे तो इनमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। परंतु कूलाम ने ये नहीं कहा कि इन दोनों के बीच, इन दोनों आवेशों पर कौन सा बल है, सजातीय आवेश है, विजातीय आवेश है, ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने केवल यही कहा कि क्या है, इन्होंने दो बिंदु आवेश लिए Q1 और Q2। ठीक है, ये बस केवल इन्होंने इतना ही बताया। ठीक है, Q1 और Q2 का मतलब ये भी होगा कि ये परिमाण में सामान्य नहीं है। ठीक है, ये भी बात है कि ये परिमाण में सामान्य नहीं है, तो इतना बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया कि कूलाम ने दो बिंदु आवेश लिए Q1 और Q2, और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या लिए, R। तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो F होता है वो समानुपाती होता है Q1 Q2 के समानुपाती होता है। और याद रखेंगे यही जो F होता है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वह इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यही है कूलाम का नियम। तो यही से हमें कूलाम का नियम को बताना है। तो आप क्या बताएंगे, अगर आपसे आ जाए कूलाम का नियम को स्पष्ट कीजिए तो आप क्या कहेंगे, कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश, ये दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी R हो तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखेंगे, यहाँ पे हम क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे कहा जा रहा है समानुपाती, और यहाँ पे कहा जा रहा है व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है और ये व्युत्क्रमानुपाती का, क्योंकि 1 अपान में आ गया है R²। ठीक है, तो यहाँ से हम एक बार और मैं बोल रहा हूँ, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसका नियम ये लिखेंगे कि कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी R हो तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार और मैं आपको सीक्वेंस में बोल दे रहा हूँ, आप नोट्स में लिख लीजिएगा, क्योंकि नियम इतना बड़ा है कि आपको अगर बोर्ड पे लिखवाया जाए और तो उचित नहीं होगा, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, आपको तो सुनकर आप समझ जाना चाहिए ना, ठीक है। फिर भी मैं सीक्वेंस में बोल रहा हूँ कि आप नोट्स में लिख लीजिए, और जो बोल रहा हूँ वही मतलब लिखेंगे नोट्स में तो 100% सही होगा, ठीक है। या आप सुनकर समझ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, क्योंकि नियम ये नहीं है कि नियम जो किताब में लिखवाया गया है वही आपको नियम को मतलब स्पष्ट एक एक शब्द आपको वही लिखे। नियम का मतलब होता है समझें और उस नियम को अपने शब्दों में लिखे और उसे समझाएं, ठीक है। तो आप कूलाम का नियम क्या लिखेंगे, आप यही लिखेंगे कि कूलाम के नियमों के अनुसार किन्हीं दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी r हो तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यहाँ पे गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से लिख लिया होगा। यदि फिर भी अभी तक नहीं लिखे हैं तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे कर लीजिएगा और बार बार सुनिएगा, उसके बाद आप कॉपी पेन में अपने लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। तो अब हम इसके जो गणना है इसको हम प्रूफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें कूलाम के नियमों में हमें एक फॉर्मूला मिलता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो याद रखेंगे यहाँ पे यदि हम सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम समीकरण इसे फर्स्ट मान लेते हैं, ऐसे समीकरण सेकेंड ले लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो यहाँ से यदि समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से हम कहें समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, ठीक है, तो यदि दोनों देखिए यहाँ पे दोनों जो बल है वो क्या है दोनों बल जो है वो सामान्य है, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है और ये भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है। तो इन दोनों को हम एक ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा, एक ही हम बल ले लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कराते हैं तो Q1 Q2 यहाँ पे समानुपाती के चरण और ये क्या हो जाएगा R² हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों बल एक ही है तो इसलिए हमने एक बल ले लिया, ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पे यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे इक्वल टू अगर लगाते हैं तो यहाँ पे k एक नियतांक आ जाता है और Q1 Q2 बटे R² आ जाता है। और ये याद रखेंगे ये जो है यही है आपका कूलाम का नियम, ठीक है, यही है कूलाम के नियमों का फॉर्मूला। परंतु हम यहाँ पे ये छोड़ते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम CGS पद्धति का अप्लाई करते हैं, ठीक है, CGS पद्धति में कूलाम ने बताया कि जो k का मान होता है वो 1 होता है। तो यदि k का मान को यदि हम 1 पुट करें तो CGS पद्धति में जो F का फॉर्मूला निकल जाएगा, कूलाम का फॉर्मूला, वो F = Q1 Q2 R² हो जाएगा। ये हमें फॉर्मूला मिल गया CGS पद्धति के लिए, ठीक है, क्योंकि k का मान 1 रखेंगे और 1 में इसमें गुणा होगा तो इतना ही होगा, तो इसलिए हमने ये CGS पद्धति में निकल गया। परंतु SI पद्धति में उन्होंने बताया कि जो SI पद्धति में जो k का मान होता है, याद रखेंगे SI पद्धति में जो k का मान होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यदि हम इसका मान यदि हम k के जगह पुट करें तो यहाँ पे हम देख लेते हैं k के जगह पर यदि हम पुट करते हैं तो क्या मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है F = और k के जगह पर पुट करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 R²। और यही हमारा क्या मिल गया, यही है कूलाम का नियम। तो यहाँ तक यदि आ जाए कूलाम का नियम बताइए और इसकी गणना कीजिए तो आपको पहले नियम लिखना है और उसके बाद ये फिगर बनाते हुए आपको यहाँ तक सॉल्व करना है। और इसका मात्रक याद रखेंगे न्यूटन होता है, ठीक है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन। तो यही एक कूलाम के नियम जो है इसमें जो गणना सूत्र करते हैं ये क्या है, उसका मात्रक है न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक बात याद रखेंगे कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है, ये याद रखेंगे वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है, वायु या निर्वात में विद्युतशीलता है, ठीक है। और याद रखेंगे जो एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12 होता है,
ठीक है। तो ये आपको जो है ये जो मान है इसको याद रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में आपको बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। और इतना का भी मान याद रखेंगे, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसका मान होता है 9 × 10⁹ तो इसका भी आपको मान याद रखना है। ये भी आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही यूजफुल होगा, ये दोनों आपका मान, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको कूलाम का नियम और कूलाम के नियमों की ये जो गणना है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अभी तक नहीं आया है तो थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके और आप फिर से देख कर समझते हैं और देख कर अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ये क्या है कि आपको पहली बार अगर होगा ये समझना, ठीक है, थोड़ी सी बड़ी आपको लग रही होगी तो आप दोबारा देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। परंतु मैं आशा करता हूं कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पहली बार में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं कि जो होता है उसे हम देखते हैं कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। अब हम आगे इसके देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे, अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा जो है तीसरा, एकांक आवेश, ठीक है। तो एकांक आवेश किसे कहते हैं इसे हम समझते हैं, ठीक है। तो एकांक आवेश क्या होता है इसके बारे में हम समझने से पहले ये हमें जानना होगा कि जो हमने अभी पढ़ा है कूलाम का नियम, ठीक है, समझिएगा। कभी कभी एग्जाम में देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है और इसे आपको ध्यान पूर्वक आपको समझना है, ठीक है। एग्जाम में कैसे पूछता है, आपको कह देगा कि कूलाम के नियम से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए, ठीक है, ऐसे कह देता है। या ऐसे कह देगा कि कूलाम के नियमों के अनुसार एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए तथा इसकी गणना कीजिए, ठीक है, या इसको प्रूफ कीजिए, या इसको सिद्ध कीजिए, ऐसे आ जाता है एग्जाम में। तो आपको अच्छे से इसको बारे में बताना होगा। तो आपको 2 नंबर में ये दिया जाता है, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम गणना से आपको डेफिनेशन तो आपको यूं ही याद हो जाएगा यदि आप गणना समझ गए तो याद रखेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा कि कूलाम के नियमों से हमने क्या एक फॉर्मूला हमने पढ़ा, जो क्या पढ़ा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये हमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से याद रखेंगे ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका जो मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमने क्या बताया था, वो हमने बताया था 9 × 10⁹ ये हमने बताया था कि नहीं। तो यहाँ पे यदि हम पुटअप कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको इस कलर से ही लिखा जाए। यदि हम इसका मान यहाँ पे पुटअप करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ और ये हो जाएगा Q1 Q2/r², ये हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हम कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है, कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो कंडीशन क्या है यहाँ पे हम समझते हैं। यदि ये F क्या है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, तो ये F है। इसका मान यदि हम रख दें F = समझिएगा, F = 9 × 10⁹ रख देते हैं, 9 × 10⁹, ठीक है। तो 9 × 10⁹ न्यूटन क्या करता है, ये प्रतिकर्षित करता है। अब प्रतिकर्षित क्यों करता है ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। 9 × 10⁹ F का मान यदि हम रख दें, ठीक है, और याद रखेंगे, और जो Q1 है ये Q2 के इक्वल हो, जो Q1 है वो Q2 के इक्वल हो, तो यदि ये Q1 Q2 के इक्वल है तो हम इसकी जगह पर Q लिख सकते हैं, मतलब Q1 की जगह पर भी Q लिख सकते हैं और Q2 की जगह पर भी Q लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों याद रखेंगे, दोनों आवेश जो है ये सामान्य है व सजातीय है, ठीक है, सामान्य व सजातीय आवेश है। सामान्य का मतलब क्या होगा कि ये वजन में क्या होंगे, सामान्य होंगे, मतलब इनका परिमाण, जो दोनों आवेश हैं इनका परिमाण भी सामान्य होगा और ये सजातीय होंगे। सजातीय का मतलब इनमें जो आवेश होगा वो भी सामान्य होगा। यदि इस पर प्लस होगा तो इस पर भी प्लस होगा, यदि इस पर माइनस तो इस पर भी माइनस होगा, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है सामान्य व सजातीय आवेश होंगे, ठीक है। और जो R है, यदि R का मान, यदि R = 1 मीटर ले लेते हैं,
1 मीटर, जो दूरी है उसे हम 1 मीटर ले लेते हैं। तब आगे हम इस मान को यदि हम इस मान को पुटअप करते हैं इसमें तो क्या मिलता है इसे हम समझते हैं। ठीक है, ये गणना किया जा रहा है, समझिएगा। तो हम लिखेंगे, देखिएगा, यदि हम इसका मान यहाँ पे पुटअप करते हैं, ठीक है, तो f का मान यहाँ पे कितना 9 × 10⁹ है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इधर भी 9 × 10⁹ है। अब Q1 Q2 है, तो हम जानते हैं Q1 के जगह पर हम Q लिख सकते हैं, Q1 के जगह पर भी Q लिख सकते हैं, और Q2 के जगह पर भी Q लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और R², तो R की जगह पर 1 हम लिख सकते हैं ना, और 1 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है। उसके बाद आगे हम सॉल्व करते हैं, तो याद रखेंगे इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इधर ये गुणा में है, ये भी इधर गुणा में है। यदि ये गुणा में है, इधर हम भेजते हैं तो भाग में आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो इधर क्या बचा, 1 बचा कि नहीं, क्योंकि इधर गुणा में है, ये आ गया तो भाग कर आएगा, तो 1 से 1 बार में कट जाएगा, तो इधर 1 बच गया। और ये Q गुणा हो जाएगा तो Q² हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब ये 1 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 = Q², ये हो जाएगा कि नहीं। अब इसको यदि हम सीधा ऐसे लिखे तो Q² = 1 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर यदि इधर जाता है, समझिएगा, स्क्वायर यदि हम इधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा Q = रूट में 1 हो जाएगा। और हम जानते हैं रूट का 1 का मतलब भी 1 ही होता है, तो हम क्या लिख देंगे Q ± 1 लिख देंगे। तो यहाँ से हमें जो आवेश मिला वो क्या मिला, ये 1 का मतलब क्या है, 1 का मतलब है एकांक, एकांक है, इकाई है, तो यही एकांक आवेश है। यहाँ से हमें क्या मिल गया, एकांक। यहाँ Q का मान क्या निकला, एकांक। जो आवेश है वहाँ पे 1 है कि नहीं, एकांक है कि नहीं, तो यही एकांक आवेश है। तो एकांक आवेश कब आया, जब हमने इस कंडीशन को अप्लाई किया तब एकांक आवेश आया। तो यही कंडीशन को हमें परिभाषा में भी बताना है, और यही परिभाषा है। तो हम परिभाषा क्या कहेंगे, इसे समझते हैं। तो ये क्या है, ये बल है, और ये क्या है, आवेश है। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। और ये क्या है, दूरी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, याद रखेंगे जो कूलाम का नियम है ये वायु या निर्वात के लिए लागू होता है, वायु या निर्वात के लिए, ठीक है, लागू होता है। तो हम यही से डेफिनेशन करेंगे। डेफिनेशन क्या कहेंगे, सबसे पहले कहेंगे वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 आवेश Q1 व Q2, या हम कैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वायु या निर्वात में स्थित, ठीक है, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सामान्य व सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, तो ऐसे आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ से डेफिनेशन को आपको बोलना है, तो एक बार और मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और ध्यान से यहाँ पे दीजिए कि कौन किसके बाद बोला जा रहा है। तो आप ये कहेंगे कि वायु या निर्वात में स्थित एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सामान्य व सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। समझ में आया ना। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए डेफिनेशन जो है ना ये बहुत ही बड़ा है, और मेरा काम है आपको समझाना और बार बार डेफिनेशन को बोलना कि आपको दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। और आपका काम है कि नोट्स में आप लिखते जाना, जितनी बातें आपको बताई जा रही है जो संभव है उसे मैं लिखवा ही रहा हूँ। अब डेफिनेशन मतलब 1 या 4 लाइन 2 लाइन का होता तो मैं लिख देता, ऐसे डेफिनेशन जो बोला जा रहा है आप जब लिखेंगे ये 5-6 लाइन में हो जाएगा, लगभग आधी बोर्ड तो यही डेफिनेशन से भर जाएगी। तो डेफिनेशन लिखवाने पर टाइम आपका जो क्या होगा, लॉस होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आपको जब डेफिनेशन बोला जाए तो आप डेफिनेशन को सुनिए, समझिए और उसे अपने शब्दों में लिखिए, उसे अपने जो नोट्स है उसमें लिखती है, ठीक है, लिखिए। तो मैं एक बार और बोल दे रहा हूं, डेफिनेशन को आप लिखिए। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे यही कि वायु या निर्वात में स्थित एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 सामान्य व सजातीय आवेश एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करती हैं, तो ऐसे आवेश एकांक आवेश कहलाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।
तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा और सब जो 3 आपको टॉपिक बताया गया है ये तीनों टॉपिक आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा यह भी आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और जो भी डेफिनेशन है या सिद्धांत है या नियम है उसे यदि मैंने लिखवाया तो नहीं परंतु मैंने लगभग 3 या 4 बार आपको बताया, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो थोड़ी सी वीडियो को आप क्या कीजिए, थोड़ी सी पीछे करके और उसे बार बार सुनिए। सुनने से ये होगा कि आपके दिमाग में बैठेगा, वो जो बताया जा रहा है वो आपको समझ में आएगा। और कभी कभी सुनने से क्या होता है, ज़्यादातर मतलब क्या होता है दिमाग में बैठता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया है तो आप थोड़ी सी वीडियो को पीछे करके आप फिर पुनः से देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, यदि आप क्लास 12th का फिजिक्स का बहुत ही आसानी से और बहुत ही सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा क्लास 12th भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट का। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके ऐसे करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।